हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम साझेदारी फर्मों के खाते स्टडी करने हैं। उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर है हमारा साझेदारी फर्मों के खाते आधारभूत सिद्धांत। तो कल एक वीडियो हो चुकी थी, आज ये सेकंड पार्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट में अब हम जैसे फर्स्ट पार्ट में हम इसका मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम इसकी स्टडी करेंगे साझेदारों के अधिकार। तो आपने इसके नोट्स भी बनाने हैं और साथ साथ इसको रिवाइज भी करते जाना है, ठीक है। तो हमारा साझेदारी के जो अधिकार होते हैं, साझेदारी फॉर्म में अधिकार, जो साझेदारों को अधिकार दिए जाते हैं वो कौन कौन से अधिकार होते हैं। सबसे पहला होता है कि जो साझेदार है वो एक निश्चित दिए गए अनुपात में लाभ हानि में भाग पाने का अधिकार होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनको अधिकार प्राप्त होता है वो किस चीज़ का अधिकार प्राप्त होता है कि वो अपने लाभ और हानि में क्या कर सकते हैं, एक निश्चित अनुपात में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। तो इसको आप पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो इस तरह से, और ये लाइंस बना के भी लिख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरह से बना सकते हो। तो फर्स्ट में हमारा आएगा लाभ हानि का विभाजन और सेकंड आएगा व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। यही हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था और यही हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था। तो सेकंड हमारा आता है संचालन में भाग लेने का अधिकार। थर्ड है प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार है कि साझेदारी व्यवसाय से संबंधित मामले में उस पर क्या कर सकता है, वो राय दे सकता है अपनी, उस पर क्या दे सकता है, वो अपनी परामर्श दे सकता है, राय दे सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था आपको, तो अभी मैंने ठीक कर दिया इसको। तो साझेदारी व्यवसाय में संबंधित मामले में उससे परामर्श लिया जाए, ठीक है। जो भी फर्म में डिसीजन लिए जाएंगे, सब जो जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे सभी में सभी साझेदार को क्या है, परामर्श देने का अधिकार होता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट आता था कि वो लाभ हानि में भाग ले सकता है, सेकंड संचालन में भाग ले सकता है और थर्ड संबंधित मामलों में उससे परामर्श लिया जाएगा। फोर्थ है लेखा पुस्तकों की जांच करने का अधिकार। वो लेखा पुस्तकों की जांच भी कर सकता है और उसकी प्रतिलिपि मीन्स उसकी एक कॉपी भी ले सकता है। वो उसको इसका अधिकार है कि वो उसकी कॉपी अपने पास रख सकता है। प्रत्येक साझेदार को अधिकार है कि वह किसी नए साझेदार के प्रवेश पर रोक लगा सकता है। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या निकलता है कि नया साझेदार जो भी होगा वो पुराने साझेदारों की सहमति से ही प्रवेश करेगा। तो ये उसका अधिकार है कि जब भी नया साझेदार आएगा तो उसके प्रवेश पर रोक लगा सकता है। प्रत्येक साझेदार साझेदारी की संपत्ति में संयुक्त स्वामी होता है। क्या होता है वो, प्रत्येक साझेदार जो है, जितनी भी फर्म के पास संपत्तियां हैं वो सभी साझेदार उसमें संयुक्त स्वामी होंगे। उसमें कोई एक स्वामी नहीं होगा, सभी उसके क्या होंगे, ओनर माने जाएंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कि जब भी कोई साझेदार अगर फर्म को उसने लोन दिया हुआ है, ऋण दिया हुआ है, तो वो ब्याज की पूर्व निर्धारित दर से क्या लेगा, ब्याज लेगा। पूर्व निर्धारित दर मीन्स जो हमने जब ऋण लिया था या फिर फर्म ने ऋण लिया था या साझेदार ने ऋण दिया था, तो उस टाइम जो रेट डिसाइड की गई थी वो या तो वो उस रेट से लेगा। अगर वो निर्धारित नहीं की गई थी तो उसको किस रेट से ब्याज मिलेगा, 6% पर एनम की रेट से, 6% वार्षिक दर से उसको ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये उसका अधिकार है कि अगर डिसाइड किया हुआ है तो उस रेट से लेगा, अगर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है तो वो किस रेट से लेगा, 6% पर एनम, ठीक है। यदि किसी साझेदार फर्म की तरफ से कोई व्यय करता है तो भुगतान करता है तो उसे फर्म से इसे वापस पाने का अधिकार है। अगर वो फर्म के लिए कोई खर्चा करता है, लाइक उसने रेंट की पेमेंट कर दी, लाइक उसने किसी की सैलरी दे दी, या फिर कोई खर्चा, कुछ भी कोई फर्म से रिलेटेड कोई भी खर्चा अगर वो करता है या उसने व्यय किया है और उस व्यय का उसने भुगतान किया है, तो वो उसे वापस पाने का अधिकार है, उसको वो वापस मिलेगा। उचित नोटिस देने के पश्चात फर्म से अवकाश लेने का अधिकार। वो फर्म से क्या ले सकता है, अवकाश ले सकता है। अब उसने, मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसको इमरजेंसी आ गई कि वो अब पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उसके लिए उचित नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज नोटिस दिया और मैंने शाम को पार्टनरशिप छोड़ दी, तो उसके लिए एक उचित नोटिस देना पड़ेगा। उचित नोटिस देने के बाद वो हमसे क्या ले सकता है, अवकाश ग्रहण कर सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारे क्या थे, साझेदारी के
अधिकार। तो साझेदार में एक साझेदार को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं वो अधिकार हमने यहाँ पे पढ़े। तो एक बार अगर हम उसको ओवरव्यू लेना चाहें तो ओवरव्यू में सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है कि साझेदार में उसको लाभ हानि मिलेगा, व्यवसाय में वो संचालन कर सकता है, संबंधित मामलों में परामर्श दे सकता है, लेखा पुस्तकों की जांच कर सकता है, नए साझेदार के प्रवेश पर रोक लगा सकता है, वो फर्म की संपत्तियों का संयुक्त स्वामी होता है, ऋण पर ब्याज उसे 6% वार्षिक या फिर निर्धारित दर से दिया जाएगा, और जो उसने व्यय किया है उसे वापस पाने का अधिकार है, और वो फर्म से अवकाश ग्रहण भी कर सकता है। तो ये उसको 9 जो है अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, ये 9 अधिकार जो हैं वो चाहे हमने अपनी ठहराव या एग्रीमेंट में लिख रखे हैं या फिर नहीं लिख रखे हैं तो भी ये अधिकार उसको दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हमारा साझेदार के दायित्व। साझेदार के दायित्व अभी हमारे क्या थे, अधिकार जो उसको मिलते हैं, और दायित्व क्या हैं जो उसको निभाने पड़ते हैं। तो साझेदार को जो दायित्व हैं वो पढ़ लेते हैं अब हम। तो साझेदार को जो दायित्व है वो क्या है, किसी भी साझेदार को फर्म के व्यवसाय से प्रतिस्पर्धा करने वाला व्यवसाय नहीं करना है। प्रतिस्पर्धा क्या होता है बेटा, जो हमारा कम्पिटिटिव बिजनेस है। तो कोई भी साझेदार ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता जो सेम कंपटीशन का बिजनेस है। लाइक जैसे हमारे कोई भी बिजनेस है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें। लाइक हम स्टेशनरी का हमने बिजनेस किया हुआ है और स्टेशनरी हमारे पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम सेम स्टेशनरी का बिजनेस दूसरा नहीं कर सकते। लाइक ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी ने स्टेशनरी का काम शुरू किया है पार्टनरशिप में, तो ए या बी दोनों में से कोई भी सेम स्टेशनरी का वर्क अपना अलग से या फिर किसी और के साथ पार्टनरशिप में नहीं कर सकता। यदि वह ऐसे किसी व्यवसाय से लाभ अर्जित करता है तो ऐसा लाभ उसे फर्म में जमा कराना पड़ेगा। अगर वो फिर भी करता है और उससे उसको कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट उसको फर्म में जमा करवाना पड़ेगा। परंतु यदि ऐसे व्यवसाय से हानि होती है तो वह उसे स्वयं वहन करेगा। क्लियर है बेटा? यहाँ पे हमारा क्या कहना चाहता है ये कि अगर पहली बार तो कम्पिटिटिव ऐसा कोई भी व्यवसाय वो स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर उसे लाभ होता है तो वो फर्म में जमा कराएगा, अगर हानि होती है तो वो उसे क्या करेगा, स्वयं वहन करेगा। क्लियर है? अगर उसको हानि होती है तो वो उस हानि को उसको क्या करना पड़ेगा, उसे स्वयं से वो वहन करना पड़ेगा, वो उसकी खुद की होगी। अगर लाभ होते हैं तो वो उसको फर्म में डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा नेक्स्ट आता है कि साझेदारी नेक्स्ट उसका जो दायित्व है वो क्या है कि यदि कोई साझेदार फर्म की संपत्ति अथवा धन के प्रयोग करने से कोई लाभ अर्जित करता है तो ऐसा लाभ भी फर्म को जमा कराना पड़ेगा। यहाँ पे तो वो प्रतिस्पर्धा बिजनेस स्टार्ट कर रहा था और यहाँ पे क्या कर रहा था, या तो वो फर्म की संपत्ति या फिर धन। फर्म की संपत्ति, लाइक हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारी एक पार्टनरशिप फर्म थी और पार्टनरशिप फर्म में साझेदार के पास साझेदारी में हमने एक संपत्ति ली हुई थी। लाइक हमने एक गाड़ी ली हुई थी और जो दूसरा साझेदार है वो क्या करता है, हमारा उस गाड़ी से उसको टैक्सी में यूज़ करता है और वहाँ से कुछ ना कुछ धन अर्जित करता है। कोई भी क्या करता है, लाभ अर्जित करता है, तो वो लाभ उसको कहाँ जमा कराना पड़ेगा, फर्म में जमा कराना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए और बी एक फर्म में साझेदार है। सी को 6,000 रुपये का माल विक्रय किया। यहाँ पे क्या किया, सी को 6,000 रुपये का माल विक्रय किया तो ए ने इस पर सी से 5% कमीशन प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया है, ए ने। तो ए द्वारा अर्जित कमीशन को फर्म में क्या कराना पड़ेगा, उसको जमा कराना पड़ेगा। क्लियर है? या फर्म की, इसमें हम ये ध्यान रखना है बेटा आपको कि या तो वो फर्म की संपत्ति या फिर फर्म के धन का प्रयोग कर रहा है तो वो उसको क्या कराना पड़ेगा, फर्म में जमा कराना पड़ेगा। ये उसका क्या बनता है, दायित्व बनता है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 ही तरह के दायित्व हमें बताए गए हैं। फर्स्ट है प्रतिस्पर्धा का व्यवसाय हमें नहीं करना, कर रहे हैं अगर लाभ हो रहा है तो फर्म में जमा कराना पड़ेगा, हानि हो रही है तो वो खुद उसको सहन करेगा। सेकंड क्या है, फर्म की संपत्ति या फिर धन। जैसे हमारे बिजनेस में हमने जॉइंट अकाउंट ओपन कराते हैं पार्टनरशिप में, तो जब हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है और वो पैसा वो यूज़ करके कुछ भी बिजनेस कर रहा है या उस पैसे से वो कहीं ना कहीं से कुछ भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो प्रॉफिट उसको फर्म में देना पड़ेगा या फिर उसका हिस्सा उसे दूसरे पार्टनर को देना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये 2 उसके क्या बनते हैं, दायित्व बनते हैं कि या ना तो वो प्रतिस्पर्धा व्यवसाय कर सकता है और ना ही फर्म की संपत्तियों को यूज़ करके कोई और बिजनेस से लाभ कमा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड, जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो किससे स्टार्ट होती है, एक एग्रीमेंट से स्टार्ट होती है, एक पार्टनरशिप के संलेख से स्टार्ट होती है।
पार्टनरशिप का जो ठहराव होता है किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पार्टनरशिप के लिए क्या होता है, इसको एग्रीमेंट का होना आवश्यक होता है। इसमें कुछ नियम और शर्तें तय की गई जाती हैं, तय करते हैं हम इसमें, जिसके लिए सभी साझेदार हमारे क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए। और मैंने पहले भी बताया था कि इस एग्रीमेंट का लिखित या मौखिक होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि ये नियम या शर्तें मौखिक और लिखित हो सकती हैं। देखो, कानून के अकॉर्डिंग लीगली हमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये नियम या शर्तें लिखित में हों, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई झगड़े ना हो, तो इसके लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, इसको लिख लेना चाहिए। क्लियर है? मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप डीड है वो मौखिक और लिखित दोनों हो सकती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लिखित में ही हो, बट कानूनी रूप से हमारे पास क्या हो जाता है, एक लीगल प्रूफ हो जाता है कि हमने ये डीड बनाई थी और ये हमारी क्या है, ये हमारे बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ था, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साझेदारी संलेख क्या होता है, अगर इसकी एक डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो क्या होता है, यह एक लिखित प्रपत्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। साझेदारी संदेह एक तरह का साझेदारी का अंतर नियम भी होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि साझेदारी का अंतर नियम किसे कहा जाता है, तो साझेदारी का जो अंतर नियम है वो साझेदारी संलेख को कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साझेदारी का अंतर नियम क्या होता है, साझेदारी का अंतर नियम होता है हमारा साझेदारी का संलेख। ठीक है, तो साझेदारी का संलेख, साझेदारी का अंतर नियम। अब आप बोलोगे अंतर नियम क्या होता है, आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था कि साझेदारों कंपनी अधिनियम में आपने पढ़ा था कि पार्षद अंतर नियम होता है कंपनी का। तो पार्षद अंतर नियम में क्या होता है, कंपनी के जितने भी इंटरनल पर्सन्स होते हैं उनके बीच के आपस के अधिकार और दायित्व को बताता है वो। तो अंतर नियम, अंदर के जो नियम होते हैं वो अंतर नियम में बताए गए होते हैं। तो साझेदारी का जो अंतर नियम होता है वो क्या होता है, साझेदारी संलेख। और आई थिंक साझेदारी संलेख आप सभी को पता भी होगा क्योंकि ये 11th में भी टॉपिक था और आप सब ने इसको पढ़ा भी था और बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा जाता है, क्या क्या बातें लिख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी बातें ही हमें लिखनी होती है साझेदारी संलेख में। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से कम या ज़्यादा कर सकते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उन चीज़ों को लिख सकते हो। ये इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या हम उसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले है फर्म का नाम और पता। फर्म का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका पूरा एड्रेस हमें वहाँ पे लिखना होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे साझेदारों के नाम और पते, पूरे सभी साझेदारों के सभी के नाम लिखे जाते हैं और उनके फुल एड्रेस लिखे जाते हैं। उसके बाद जो फर्म है क्या व्यवसाय करना चाहती है, उस व्यवसाय की प्रकृति क्या है, क्या व्यवसाय मीन्स किस चीज़ का व्यवसाय करना है, उसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति मीन्स हम कैसा बिजनेस कर रहे हैं, सेल परचेज का कर रहे हैं, प्रोडक्शन का कर रहे हैं, क्या बिजनेस हम करना चाहते हैं, तो हमें व्यवसाय भी लिखना होगा, उसकी प्रकृति को भी लिखना पड़ेगा। फोर्थ है हमारा साझेदारों की पूंजी। तो साझेदारों की पूंजी मीन्स प्रत्येक साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा फर्म में, कितना पैसा वो लगा रहा है। तो पूंजी खाते चल होंगे या फिर अचल। जो फ्लोटिंग और फिक्स्ड हमारा जो टॉपिक है कि साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं फ्लोटिंग होंगे या फिर फिक्स्ड होंगे, ये हम आगे हमारे पास प्रैक्टिकल में भी टॉपिक आएगा, ये वहाँ पे हम स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपने इतना ही याद रखना है कि जो साझेदारों के पूंजी खाते होते हैं, साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा और पूंजी खाते चल रखे जाएंगे या फिर अचल। चल मीन्स जिसमें चेंजेस होते रहते हैं और अचल मीन्स जो फिक्स्ड रहते हैं, जिसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो किस दर से दिया जाएगा, किस रेट से उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा आहरण, कि व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए कितना पैसा निकाल सकता है और अगर निकाल सकता है तो उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो किस दर से दिया जाएगा। लाभ हानि विभाजन का अनुपात, किस रेशो में वो अपने प्रॉफिट और लॉसेस को बांटेंगे, वो इक्वली बांटेंगे उसको या फिर कम ज़्यादा रेट में बांटेंगे, तो वो लाभ हानि विभाजन का अनुपात डिसाइड करेंगे। उसके बाद है वेतन। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि सभी साझेदार फर्म में काम नहीं करते, कई बार उनमें से कुछ साझेदारी करते हैं तो वो वेतन लेते हैं फर्म से, तो उनको वेतन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो किस दर से दिया जाएगा। नेक्स्ट है ख्याति। ख्याति क्या होती है, कंपनी की जो है गुड इमेज होती है।
कोई भी फर्म है या फिर कोई भी पर्सन है, उसकी गुडविल कितनी है, उसकी गुड इमेज कितनी है, वो गुडविल होती है। तो गुडविल के लिए भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जब भी नया साझेदार आता है या फिर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो ख्याति की राशि का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से किया जाएगा, किस समय किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्या उसका मेथड होगा, ये भी हमारे पास पूरा चैप्टर है। तो ये वहाँ पे भी पढ़ेंगे। आपने अभी फ़िलहाल के लिए क्या याद रखना है कि ख्याति कैसे निर्धारित की जाएगी, किस प्रकार किया जाएगा। 11वें नंबर पे हमारा आता है फर्म के हिसाब किताब की अवधि। फर्म के हिसाब किताब की अवधि में क्या आता है हमारा कि जो फर्म के अंतिम खाते हम बनाए जाएंगे वो कितनी अवधि के लिए बनाए जाएंगे, वार्षिक बनाए जाएंगे या फिर अर्धवार्षिक बनाए जाएंगे। खाते प्रतिवर्ष की स्थिति को बंद किए जाएंगे। ठीक है, कि हमारे जो भी अकाउंट्स बनेंगे वो अकाउंट्स कैसे बनेंगे, वार्षिक, अर्धवार्षिक या फिर किस तरह से बनेंगे और किस तरह से उनको बंद किया जाएगा। फर्म के हिसाब किताब लिखने का ढंग, लेखा पुस्तकें और अन्य परिपत्रों की सुरक्षा। कि हिसाब किताब लिखने का ढंग, जो भी हमने ऊपर अकाउंट्स बनाए हैं उनको किस ढंग से लिखा जाएगा, कौन कौन सी लेखा पुस्तकें बनाई जाएगी, और जो फर्म के अन्य परिपत्र होते हैं, परिपत्र मीन्स जो फर्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाएगी, वो कहाँ पे रखे जाएंगे, क्या उनकी ऑडिटिंग करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, किस अवधि में उनकी ऑडिटिंग करवाई जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण मीन्स उनकी ऑडिटिंग। ऑडिटिंग होती है कोई थर्ड पर्सन हमारे अकाउंट्स को क्या करता है, चेक करता है कि वो सही तरीके से बने हैं या फिर नहीं बने हैं। तो यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि लेखा परीक्षण करवाया जाएगा या फिर नहीं कराया जाएगा। अगर कराया जाएगा तो अंकेक्षक की नियुक्ति किस विधि से की जाएगी, जो हमारा ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा उसको किस मेथड से हम अपॉइंट करेंगे, कैसे उसको अपॉइंट किया जाएगा। 14 पॉइंट पे हमारा आता है साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि। कि साझेदारी जो है वो किस डेट से स्टार्ट मानी जाएगी। ठीक है, हमने डिसीजन तो काफ़ी टाइम से ले लेते हैं कि ये मेरा साझेदार बनेगा, ये हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, बट वो किस डेट से स्टार्ट मानी जाएगी, कमेंसमेंट कब माना जाएगा उसका, ये हमें लिखना पड़ेगा उसमें। फिर साझेदारी की अवधि। कई बार हम होते हैं कि हम साझेदारी कुछ टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं, तो वो हम डिसाइड करेंगे कि हमारे जो फर्म की स्थापना है वो कितने समय के लिए की जाएगी और फर्म का अंत किस विधि से किया जाएगा। ठीक है, हम डिसाइड करेंगे कि हम फर्म को जब डिसॉल्व करना चाहते हैं, हम फर्म को बंद करना चाहते हैं तो किस विधि से करेंगे। ये भी हमारा एक अलग से चैप्टर है, तो वहाँ पे भी हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे फ़िलहाल के लिए आपको इतना ही लर्न करना है कि साझेदारी की जो अवधि है वो कितनी रहेगी, कितने टाइम के लिए हम साझेदारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और फर्म का जो जब खाते बंद करेंगे तो किस विधि से हम फर्म को डिसोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है हमारा गार्नर बनाम मुर्रे का नियम। गार्नर वर्सेस मुर्रे, ये एक तरह का केस है, जैसे कोर्ट में केस होते हैं तो वो केस है, ये उस केस में कुछ डिसाइड किया गया था, ये भी आगे हमारे पास टॉपिक है। तो यहाँ पे हमारा आता है कि गार्नर बनाम मुर्रे के निर्णय का प्रयोग किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो नियम था उसमें जो डिसीजन आया था उस डिसीजन को हम प्रयोग करेंगे या फिर नहीं करेंगे। सिर्फ यस और नो लिखना होता है हमें। नेक्स्ट है बैंक में खाते। तो बैंक में खाता फर्म के नाम से खोला जाएगा या फिर किसी साझेदार के व्यक्तिगत नाम से खोला जाएगा, चेक पर साइन कौन करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड की जाती है कि बैंक से रिलेटेड जो भी हमारे खाते बनाए जाएंगे वो कैसे खोले जाएंगे और किस तरह से उसको यूज़ किया जाएगा, कौन उस पर सिग्नेचर करेगा। साझेदार के प्रवेश करने के नियम। अगर कोई नया साझेदार फर्म में एंटर करना चाहता है, लाइक हमने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, हमारे बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद हमारा कोई तीसरा फ्रेंड बिज़नेस में एंटर होना चाहता है, तो वो साझेदार को प्रवेश करने के लिए नियम क्या होंगे, किस तरह से नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा 19 पॉइंट पे अवकाश ग्रहण पर हिसाब किताब चुकता करने के नियम। अगर कोई साझेदार अवकाश मीन्स वो फर्म को छोड़ के जाना चाहता है। अवकाश दो तरह से हो सकता है, या तो वो अवकाश ग्रहण करता है या फिर वो मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसके हिस्से की गणना किस तरह से की जाएगी, उसके हिस्से का भुगतान किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई साझेदार फर्म को बीच में ही छोड़ के जा रहा है किसी भी वजह से, या तो वो खुद से छोड़ के जा रहा है या फिर उसकी डेथ हो रही है, तो उसका जो हिस्सा है उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी और उसके हिस्से का भुगतान किस तरह से किया जाएगा, ये भी हमें डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट है विवादों का निपटारा।
तो साझेदारों में आपस में अगर विवाद हो जाते हैं तो उसका निपटारा किस रीति से किया जाएगा, या उसके लिए आर्बिट्रेशन जो ट्रेटर है वो उसकी नियुक्ति कौन करेगा। आर्बिट्रेटर कौन होता है, जो बीच में हमारा विवादों को निपटाने का काम करता है। तो वो कौन डिसाइड करेगा कैसे उनके बीच में जो झगड़े हो जाते हैं उनका निपटारा कैसे होगा, और उसको एक बीच में उसकी आर्बिट्रेशन कौन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या आते हैं कि साझेदारी जो फर्म है उसमें कौन कौन से हम साझेदारी के बीच में ठहराव होते हैं, एग्रीमेंट होता है, जिसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ये हमारा एक तरह से पार्टनरशिप की एक नींव होती है, जिसके ऊपर ही पूरी पार्टनरशिप टिकी होती है, जिसके ऊपर ही हमारे सारे डिसीजन डिसाइड होते हैं कि क्या चीज़ की जाएगी, कैसे साझेदारों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड होगा, क्या साझेदारों को इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा उनसे, लोन पे कितना इंटरेस्ट देना है। तो वो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं वहाँ पे। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट साझेदारी का महत्व। साझेदारी संलेख का महत्व, कि जो हम साझेदारी संलेख बनाते हैं, देखो वो बनाना ज़रूरी तो नहीं है, अभी मैंने बताया था कि उसको बनाना ज़रूरी नहीं है, पर हम उसको बनाते हैं। तो वो क्यों बनाते हैं, तो वो साझेदारी संलेख का महत्व। साझेदारी संलेख का को बनाना अनिवार्य नहीं है, परंतु निम्न कारणों से उसे बनाना आवश्यक हो जाता है, तो वो उसके महत्व को बताता है। तो वो महत्व में क्या है कि साझेदारी संलेख में साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व स्पष्ट करता है कि किस साझेदार के क्या अधिकार है, क्या दायित्व है और क्या उसके कर्तव्य है। साझेदारों की गलत फहमी दूर करने में सहायक है। ठीक है, साझेदारों को कोई भी गलत फहमी हो जाती है, लाइक मैं तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं दूंगा, इसको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं इतना लूँगा, ये इतना लेगा, या सबको इतना मिलना चाहिए, तो उनके बीच में जो भी गलत फहमी होती है वो किसके द्वारा दूर कर सकते हैं हम, साझेदारी संलेख के द्वारा। अगर उनके बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो साझेदारी संलेख की सहायता से उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसका निपटारा कर सकते हैं। तो ये इसके क्या है, महत्व हैं। क्या महत्व बनते हैं इसके, कि अधिकार, हम दायित्वों का पता चलता है हमें, गलतफहमी को दूर करता है और उनके बीच के विवादों का निपटारा आसानी से कर सकते हैं। तो साझेदारी संलेख जो भी हम बनाते हैं तो वह बहुत आवश्यक है, और साझेदारों के हस्ताक्षर हो तो यह अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर करा लिया जाए। ठीक है, तो ये साझेदारी संलेख का क्या है, हमारा महत्व है। ठीक है, अभी आप यहाँ तक करो, उसके बाद हम नेक्स्ट में साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, कि अगर साझेदारी संलेख हमने नहीं बनाया तो कौन कौन से नियम लागू होते हैं। ठीक है, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं तक करते हैं। रिवाइज़ करने के बाद इसके नोट्स भी बनाओ बेटा साथ साथ अपने। ठीक है, साथ साथ इसको रिवाइज़ करो और साथ साथ नोट्स बनाओ, तो यहीं से हमारे, क्योंकि जब तक हमें थ्योरी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो तब तक हम प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और मैंने बहुत डिटेल में बताया है, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी तो ही आप प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रह गए हैं, अभी तक के जो टॉपिक हैं आई थिंक वो आपको क्लियर भी हो गए होंगे, और वो टॉपिक अभी तक आप पढ़ भी चुके हो 11th में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करो और जो हमने किया है उसके नोट्स बना लेना। ठीक है, हैव ए नाइस डे बेटा। ओके।